नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है पंचवर्षीय योजनाएं तथा 1950 से 1990 के दौरान अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय संवृद्धि, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा और साथ में दोस्तों इसकी भूमिका को समझाऊंगा कि आखिर हमें पंचवर्षीय योजनाएं बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लेते हैं आज के टॉपिक। तो देखिए, पहला टॉपिक तो हम पढ़ेंगे कि भूमिका क्या है। यानी भूमिका में हम ये समझेंगे कि भारत सरकार को आखिर क्यों पंचवर्षीय योजनाओं को देश में लागू करना पड़ा, पहली बात हम ये समझेंगे। दूसरे नंबर में हम समझेंगे, दूसरे टॉपिक में हम देखेंगे कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। यानी आर्थिक नियोजन क्या होता है, आर्थिक नियोजन की पहली बार किसने प्रयोग किया, निर्देशात्मक आर्थिक नियोजन क्या होता है और व्यापक नियोजन आर्थिक नियोजन क्या होता है, उन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, हम सेकंड टॉपिक में इसे बहुत अच्छी तरीके से आपको कवर करके मैं दूंगा। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि नियोजन के लक्ष्य या उद्देश्य क्या होते हैं और भारत में जितने भी नियोजन किया गया यानी योजनाएं बनाई गई उसके क्या उद्देश्य थे। यानी जो आर्थिक नियोजन भारत में किया गया वो उसके लक्ष्य या फिर उद्देश्य क्या थे, इस टॉपिक में हम देखेंगे। चौथे टॉपिक में हम देखेंगे कि जो हमने वार्षिक यानी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए उद्देश्य निर्धारित किए थे या लक्ष्य निर्धारित किए थे, हमने उन्हें किस हद तक प्राप्त किया भी या नहीं किया, कहां कमियां रह गई, क्या खूबियां रही, हम इस चीज में हम इसको देखेंगे चौथे पॉइंट में। और पांचवा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में कि व्यापार नीति यानी वो कौन सी व्यापार नीति थी जिसने घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से सुरक्षा दी। क्योंकि दोस्तों आप ये बात जानते हैं कि ब्रिटेन का से हमें अभी आजादी मिली थी और अगर घरेलू उद्योगों को संरक्षणता नहीं दी जाती तो भारतीय उद्योग यानी जो घरेलू उद्योग है वो इतने सफल नहीं हो पाते। तो हम पांचवें टॉपिक में ये देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर पंचवर्षीय योजनाएं लागू करने की क्या जरूरत थी, इसे हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इसको आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो कि टी.आर. जैन और वी.के. ओरी बुक से मैंने लिए हैं। बहुत ही बेस्ट बुक है दोस्तों। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूं, बस आपके दिमाग में ये पॉइंट्स आपको दिमाग में होने चाहिए। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों हमने पिछले चैप्टर में ये चीज देखी कि जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली तब जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही गतिहीन और पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। यानी जो प्राथमिक क्षेत्र था, कृषि क्षेत्र था, उस पर ही पूरी की पूरी भारतीय जनता निर्भर करती थी और जो उद्योग धंधे यानी द्वितीयक क्षेत्र था और जो तृतीयक क्षेत्र था उसका विकास ना के बराबर ही हुआ था। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो दोस्तों पिछले अध्याय का जो निष्कर्ष था कि जो हमें अंग्रेजों से विरासत के रूप में जो हमें अर्थव्यवस्था मिली वो कैसी थी, पिछड़ी हुई थी और गतिहीन थी। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरे पॉइंट्स को अगर आप देखें तो मैंने पहले ही ये बात आपको बताई कि अधिकतर जो जनता थी भारत की, जो जितनी भी जनता थी उसकी अधिकांश यानी 72.7% जनसंख्या किस पर निर्भर थी, कृषि पर निर्भर थी दोस्तों। यानी जनसंख्या की जो निर्वाह यानी जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा निर्भरता थी वो कृषि पर थी। ये भी बात आपको मैंने बताई थी। और दोस्तों साथ में हम जानते हैं कि ये जो तृतीयक क्षेत्र और जो तृतीयक क्षेत्र था यानी उद्योग यानी विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का महत्वहीन थे।
यानी सारी की सारी जनसंख्या किस पर निर्भर थी? आप जानते हैं कृषि पर थी। द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र केवल नाम मात्र ही थे, यानी उनमें कोई भी विकास नहीं हुआ था। ये भी बात आपको मैंने बताई। इसके बात देखें कि जो हमारे देशवासी थे, जो हमारे देश की जनता थी, वो घोर निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रही थी। यानी दोस्तों यहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा थी। बहुत सारे लोग अकालों के पड़ने के कारण, बहुत सारे लोग ऐसे थे शिक्षा के अभाव के कारण, यानी घोर निर्धनता थी। क्योंकि दोस्तों 190 वर्षों की गुलामी के बाद देश में गरीबी रहेगी और अमीरी कोई आएगी। क्योंकि जो भारत अंग्रेजों के आने से पहले सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, वो अंग्रेज उसे पूरी तरीके से बर्बाद करके गए थे। हमारे कृषि क्षेत्र को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। औद्योगिक क्षेत्र को और सेवा क्षेत्र को उन्होंने कभी विकसित करने की ना तो कोशिश की और ना ही होने दिया। जिससे क्या हुआ दोस्तों, जो भारतीय जनता थी उनका जो जीवन था वो निर्धनता पर बीत रहा था। तो ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट दोस्तों, जो लोगों का उद्देश्य था ना, वो जीवन को जीना ही मेन था। मतलब किसी प्रकार की उन्नति या विकास करना उनका उद्देश्य नहीं था। बस सिर्फ लोग बाग ये सोचते थे कि 2 वक्त की रोटी दे दे भगवान, बाकी छोड़ो। यानी जो आज के समय में आप देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति उन्नति करने की, प्रमोशन करने की कोशिश करता है। अगर उसके पास पैदल चल रहा है तो वो साइकिल लेने की सोचता है, साइकिल पे चल रहा है तो स्कूटर लेने की सोचता है, स्कूटर पे चल रहा है तो वो कार लेने की सोचता है। यानी उन्नति करने का काम करता है और विकास करने की भी कोशिश करता है, उसके जीवन स्तर में सुधार आए, ऐसा वो सोचता है। बट उस समय जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली, तब अंग्रेजी शासनकाल के दौरान केवल जीवन जी लेना ही बहुत बड़ी बात थी। उन्नति और विकास की तो बात दूर दूर तक नहीं थी दोस्तों। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम आगे, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं। इससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आखिर भारत को पंचवर्षीय योजनाएं बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। आपको ये लगता होगा कि आखिर भारत ने जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई वो क्यों बनाई, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको इस चैप्टर की भूमिका समझ आ गई ना, तो आप ये समझ लीजिए फिर आपको इस चैप्टर को सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो देखिए, इसके बाद का पॉइंट देखते हैं। क्या ऐसी अर्थव्यवस्था को, जो कि इतनी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, इतनी गरीबी थी, क्या ऐसी अर्थव्यवस्था को बाजार मांग या बाजार पूर्तियों पर छोड़ा जा सकता था? यानी मतलब क्या बाजार अर्थव्यवस्था को अपना सकती थी क्या भारत की सरकार? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि जो बाजार अर्थव्यवस्था होती है उसमें जितना भी उत्पादन किया जाता है वो हमेशा लाभ को अधिक करने के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बाजारी शक्तियों के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता था, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या थी उसमें से 70% से भी ज्यादा गरीबी में जीवन जी रही थी। तो पहली बात, तो पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिससे आपको ये चीज क्लियर होगी कि आखिर पंचवर्षीय योजनाएं क्यों बनाई गई। और दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं भारत के लिए वरदान साबित हुई, जो कि कांग्रेस की देन है दोस्तों। कांग्रेस और चाचा नेहरू की देन आप कह सकते हो। कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारत को बनाया है, ये मैं दिल से जानता हूं। और दोस्तों कांग्रेस का भारत देश को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया, तो दोस्तों भ्रष्टाचार तो वर्तमान सरकारें भी कर रही हैं और दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं है। पर अगर आप देश को बनाने की बात करें तो कांग्रेस ने बनाया है, ये बात से कोई भी उसको झुठला नहीं सकता है। तो इसके बाद का पॉइंट देखें, क्या नेतागण जो उस समय के नेता थे, जैसे कि हमारे जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ये जितने भी नेता थे उस समय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, ये जितने भी नेता थे, क्या जी चुपचाप बैठे रहते और ये देखते कि जो उत्पादक है वो किस वस्तु का उत्पादन करेगा और जो उपभोक्ता है वो किस वस्तु का उपभोग करेगा? ऐसा नहीं था दोस्तों, ऐसा वो कर भी नहीं सकते थे। क्योंकि दोस्तों अगर वो बाजारी अर्थव्यवस्था को अपनाते तो इसके फायदे नहीं होते, नुकसान बहुत होते दोस्तों। ये बात आप समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। और ना ही जो नेता थे वो किसी चमत्कार की उम्मीद कर सकते थे।
कि ऐसा भी नहीं है कि हाँ भाई हम कोई भी अर्थव्यवस्था अपनाए रातों रात कोई ऐसा चमत्कार होगा, भोले बाबा आएंगे और देश की सारी समस्याएं अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा भी नहीं था दोस्तों, बिल्कुल भी। तो फिर आखिर इन सभी क्वेश्चनों का, अगर ये जो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा, अगर यही चीज मैं आपसे पूछूं तो आपका भी आंसर क्या होता? नहीं। इन सब का आंसर है नहीं, क्योंकि हम बाजारी शक्तियों पर हम किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करेंगे बाजारी शक्तियों के आधार पर, यानी बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और ना ही दोस्तों नेतागण, जो नेता थे, जो जिन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया था, जिसके अध्यक्ष चाचा नेहरू थे, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दो सबसे बड़े नेता थे, एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति। ये चुप बैठकर ये नहीं देख सकते थे कि उत्पादक कौन सी वस्तु का उत्पादन करेगा और उपभोक्ता कौन सी वस्तु का उपभोग करेगा। तो उन्हें ना तो किसी चमत्कार की उम्मीद थी, तो इसलिए इन सभी प्रश्नों का क्या उत्तर था? नहीं, ऐसा नहीं था। बड़े पैमाने पर पाई जाने वाली बेरोजगारी और निर्धनता यानी गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए मांग तथा पूर्ति की शक्तियों से इसका समाधान करना एक व्यर्थ था, यानी पागलपन था। अगर आप सोचते हो कि बाजार अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी को अपने आप खत्म कर सकती है और गरीबी को खत्म कर सकती है, तो आपका ये सोच ही बेकार है, क्योंकि बाजारी अर्थव्यवस्था केवल लाभ को अधिक करने के लिए कार्य करती है। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों, बिना, अगर हम बात करें कि सरकारी हस्तक्षेप, यानी जब तक सरकार आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगी, जब तक देश में बेरोजगारी या फिर जो गरीबी है उसे दूर नहीं किया जा सकता था। तो देखिए दोस्तों, अगर देश में आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना है या विकास को बढ़ाना है, तो जो सरकार है उसकी सहभागिता जरूर समय की पुकार थी। यानी बिना सरकार, यानी हमें कैसी योजना कैसी चाहिए थी? हमें बाजार अर्थव्यवस्था नहीं चाहिए थी, हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था चाहिए थी या फिर केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था चाहिए थी। अब दोस्तों, ये बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसी चैप्टर में मैं आगे आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। बट दोस्तों, आपने ये चीज देख ली कि भारत को जब अंग्रेजों से आजादी मिली, तब भारत में घनघोर क्या थी? गरीबी थी, बेरोजगारी थी, उत्पादन बहुत कम था, निवेश बिल्कुल ना के बराबर था। अगर सरकार आर्थिक गतिविधियों में अपना रोल नहीं निभाती तो भारत आज इतनी तरक्की नहीं कर पाता। और दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाएं भारत के लिए वरदान साबित हुई। दोस्तों, कुछ एक लक्ष्य होंगे जो नहीं प्राप्त कर पाई, पर जितने भी पंचवर्षीय योजनाओं में उद्देश्य निर्धारित किए गए ज्यादातर वो प्राप्त किए गए, जिसके लिए दोस्तों उस समय की संविधान जो सभा थी उसको हमें हृदय से धन्यवाद करना चाहिए, और विशेषकर चाचा नेहरू और जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनको, क्योंकि उन्हीं की पहल शक्ति के कारण ये संभव हो सका। तो दोस्तों देखिए, इसका नितांत था कि आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाना, जिस वजह से दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यक्रम 1951 में स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, इससे आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आखिर आपको पंचवर्षीय योजना बनाने की भारत सरकार को क्या जरूरत थी। और दोस्तों, पहले चैप्टर में हमने ये सीखा कि जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली तब भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी और उसे उठाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का क्या महत्व है, ये इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो ये आई थिंक आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।